नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है ARC GS सेंटर में। आज हम यूपी PCS को ध्यान में रखते हुए इसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से कारगर साबित हो सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ARC GS सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, MiG-21 एक सबसोनिक फाइबर जेट है जिसे मूल रूप से सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था। कथन दो है, राफेल एक फ्रेंच जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तीसरा कथन है, भारत को 2024 तक अपने स्वदेशी लड़ाकू उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान लॉन्च करने की उम्मीद है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, MiG-21 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किए गए सुपरसोनिक फाइबर जेट और इंटरसेप्टर विमान है। यह सुपरसोनिक फाइबर जेट है, सबसोनिक फाइबर जेट नहीं। दूसरा, यह USSR द्वारा डिजाइन किया गया था। सोवियत संघ उस समय USSR का एक पार्ट था, इसलिए यह ऑप्शंस जो है गलत है। दूसरा है, राफेल एक फ्रेंच जुड़वा इंजन और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 2016 में भारत ने 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट खरीदे हैं। भारत को 2024 तक अपने स्वदेशी लड़ाकू उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान लॉन्च करने की उम्मीद है दोस्तों। इसकी पहली उड़ान जो है 2025 में होने की संभावना है और 2030 के बाद इसका उत्पादन शुरू होने की आशा की जा रही है, इसलिए आप कथन 3 भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है केवल एक कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया जिसमें नगरपालिका के संबंध में 18 विषय शामिल हैं। दूसरा कथन है, इस अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा कथन है, इसके अनुसार किसी शहरी क्षेत्र में जहां एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जा रही है, नगरपालिका आयुक्त उस क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं नहीं बल्कि 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और संविधान के भाग 9 को भी शामिल किया गया था, इसलिए पहला जो कथन है हमारा वो गलत है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अनुसार किसी शहरी क्षेत्र में जहां एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, नगरपालिका आयुक्त उस क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। दोस्तों, नगरपालिका आयुक्त नहीं करता बल्कि राज्य का राज्यपाल करता है। इसलिए ये ऑप्शन, ये कथन भी हमारा गलत है। तो हमारा जो कथन है केवल एक सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। दूसरा कथन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों या विवादों की जांच और निर्णय भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, उन्हें हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा है, इसलिए जो पहला कथन है हमारा बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों या विवादों की जांच और निर्णय भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। उन्हें हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दोनों सदनों के द्वारा पारित संकल्प द्वारा सामान्य बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए तीसरा कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन से केवल 2 कथन, पहला और तीसरा सही है, केवल 2 कथन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना व वनों व वन्य जीवों की रक्षा करना। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, कथनों, वस्तुओं की रक्षा करना। तीसरा कथन है, देश की समस्त संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें जो पहला है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना है। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना है। चौथा है, देश की रक्षा करना और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्वाह करना, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा है, हमारा समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। इसलिए हमारा जो ऑप्शन कथन 3 है वो सही है। सातवां है, वनों, वन झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। आठवां है, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नवां है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी स्रोतों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। 11वां है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के तक के सभी आयुओं के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, पहला जो हमारा कथन है, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो अनुच्छेद 48 में इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना तथा देश की वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, न कि मौलिक कर्तव्य है। इसलिए पहला जो कथन है ये गलत है। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, कथनों और वस्तुओं की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, न कि नागरिकों का। इसलिए कथन 2 भी गलत है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों हैं।
तीसरा है देश की समृद्ध संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है केवल एक ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में निहित जीवन के अधिकारों अनुच्छेद 19 और 14 के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। कथन 2 है अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने के लिए देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। तीसरा है MC मेहता बनाम कमलनाथ केस 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, एक और दो, एक और तीन, दो और तीन। तो दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में निहित जीवन के मूल अधिकारों अनुच्छेद 21 और 14 समानता के अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए पहला जो कथन है वो सही है। दूसरा है अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना व जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, न कि राज्य का। इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत है। तीसरा है MC मेहता बनाम कमलनाथ केस 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं केवल 1 और 3, ऑप्शंस बी है, ऑप्शन सी है 1 और 3 कथन हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमेरिका संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। दूसरा कथन है आयरिश संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला है अमेरिका के संविधान से हम मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिए हैं, न्यायिक समीक्षा लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए हैं, न्यायाधीशों को हटाना व उपराष्ट्रपति का पद हम अमेरिका से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, इसलिए पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा है आयरिश संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो दोस्तों आयरिश संविधान से हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लिए हैं, इसलिए दूसरा जो कथन है वो भी गलत है। तीसरा कथन है कनाडा के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिए हैं। तो दोस्तों कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली लिए हैं, राज्यपालों की नियुक्ति लिए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार लिए हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी के वाइवा संविधान से लिया गया है, इसलिए कथन 3 भी गलत है। तो हमारे जो ऑप्शन से डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मीथेन उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के अपने अस्तित्व प्रारंभिक 20 वर्षों में मीथेन का वार्मिंग प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक है। दूसरा कथन है मीथेन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्पादन को रोकता है। तीसरा कथन है मवेशियों के चारे में सुधार से मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों, मीथेन एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है जिसका वायुमंडलीय जीवनकाल लगभग 1 दशक का होता है और ये जलवायु को सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित करता है। वायुमंडल में अपने अस्तित्व के प्रारंभिक 20 वर्षों में मीथेन का वार्मिंग प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन सही है। दूसरा है, मीथेन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्पादन को रोकता है। दोस्तों, मीथेन द्वारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्पादन को बढ़ाया जाता है, जिसके चलते सालाना 10 लाख लोगों से अधिक असीमित मौतें हो जाती हैं। इसलिए रोकता नहीं बल्कि बढ़ा देता है, तो ऑप्शन जो है गलत है। तीसरा है, मवेशियों के चारे में सुधार से मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं, बी, केवल 2 ऑप्शन इसमें सही है, 1 और 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भस्मीकरण में कार्बन पदार्थ का वायुओं के अनुपस्थिति में तब तक दहन किया जाता है जब तक कि अणु थर्मल रूप से टूटकर गैस नहीं बन जाते हैं। यह भी की जगह नहीं होगा। दूसरा है, पैरालाइसिस में उच्च तापमान पर अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे को सीधे जला दिया जाता है। तीसरा है, कोजरेशन में एक ईंधन से 2 प्रकार की ऊर्जा का उत्पन्न होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन से केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भस्मीकरण में क्या होता है कि कचरों का सीधे उच्च तापमान पर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर अतिरिक्त वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में नहीं बल्कि उपस्थिति में तब तक दहन किया जाता है जिसमें ऊष्मा अक्रिय गैस और राख का उत्सर्जन के रूप में बदल न जाते हो। दहन के परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थ की 65 से 80% मात्रा वायु, भाप या गर्म जल में बदल जाती है। इसलिए पहला जो कथन है वो गलत है। दूसरा है, पायरोलिसिस में ऊष्मा के कारण कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक अपघटन की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ का वायु के उपस्थिति में दहन किया जाता है जब तक कि अणु थर्मल रूप से टूटकर गैस नहीं बन जाते। इसलिए यह दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा है, कोजरेशन में एक ईंधन से 2 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ऊर्जा का एक स्वरूप हमेशा ऊष्मा होना चाहिए और दूसरा बिजली या यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है केवल 1 कथन इसमें सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत ने वर्ष 2023 तक 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत की है और 2030 तक इसके तहत संपूर्ण देश को कवर करने की लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कथन है, शीरे की तुलना में अनाज की एथेनॉल उत्पादकता कम होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने G20 ऊर्जा मंत्रियों के बैठक में घोषणा की कि भारत नैनो 2023 में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल शुरू किया है तथा 2025 तक इसके तहत पूरे देश को कवर करने की योजना बनाई जा रही है, 2025 तक। इसलिए पहला जो कथन है वो गलत है। शीरे की तुलना में अनाज की एथेनॉल उत्पादकता कम होती है। भारत ने चावल, खराब अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा को शामिल करके अपने फीड स्टॉक में विविधता प्रदर्शन की है।
अनाज से इथेनॉल की उत्पादकता शीरे की तुलना में अधिक होती है, प्रति टन चावल से अगर हम बात करें तो 450 से 480 लीटर पेट्रोल, 80 लीटर तथा अन्य अनाज से 380 से 460 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है। इसलिए जो हमारा कथन 2 है वो भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शंस हो गए न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वन्यजीव से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा कथन है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैधानिक संस्था है। तीसरा कथन है इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री द्वारा की जाती है। हमारे जो ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड भारत में वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसलिए जो हमारा पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। इसलिए जो हमारा कथन 2 है गलत है। तीसरा, यह वन्यजीव संरक्षण और परीक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा राष्ट्रीय उद्यानों या अन्य संरक्षित क्षेत्रों में व निकटवर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान करता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, न कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री द्वारा। इसलिए यह कथन भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है केवल 1 कथन इसमें सही होगा, केवल 1 कथन, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्री गायों की प्रजातियों डुगोंग और मैनेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डुगोंग कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन, पूर्व पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं? कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन, पूर्व पश्चिम अफ्रीका। दूसरा कथन है मैनेटी हिंद और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तीसरा कथन है आईयूसीएन के अनुसार डुगोंग और मैनेटी दोनों को सुभेद यानी अनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे जो कथन है ऑप्शंस केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, समुद्री गायों में मैनेटी और डुगोंग शामिल हैं, जिनमें मैनेटी के 4 प्रजातियां होती हैं और डुगोंग के 1 प्रजाति शामिल है। मैनेटी जो होती हैं कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन, पूर्व और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। यानी ये जो मैनेटी हैं ये कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन, पूर्व पश्चिम अफ्रीका में रहते हैं। इसलिए पहला जो कथन है ये गलत है। दूसरा है डुगोंग भारतीय और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा है आईयूसीएन के अनुसार डुगोंग और मैनेटी दोनों को सुभेद रूप से वर्गीकृत किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है केवल 1 कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रोजेक्ट B15B के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह भारत का स्वदेशी विध्वंस निम्बाक कार्यक्रम है। दूसरा कथन है प्रोजेक्ट 15B का लक्ष्य विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंस जहाज़ों का निर्माण करना है। तीसरा कथन है इस जहाज़ों का निर्माण भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है
केवल 1 और 2, ऑप्शन से केवल 2 और 3, केवल 2, 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सभी। भारत का स्वदेशी विध्वंस निर्माण कार्यक्रम 1990 के दशक के अंत में 3 दिल्ली क्लास युद्धपोतों के साथ शुरू हुआ और इसके एक दशक बाद कोलकाता क्लास P-15A विध्वंस जहाज़ों को शामिल किया गया। इसलिए जो हमारा पहला कथन है बिल्कुल सही है। इस वर्ग की पहचान इसके प्रमुख जहाज़ के नाम से की जाती है, इसलिए इसे विशाखापट्टनम की वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारा जो कथन 2 है ये भी सही है। इन जहाज़ों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है। इसलिए हमारा कथन 3 भी सही है। तो हमारा जो कथन ऑप्शन से ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सभी तीनों सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूहों के संबंध में विचार कीजिए। हमारे कथन है भारत में SSG मॉडल 1994 में वर्गीस कुरियस से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया था। वर्गीस कुरियस से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कथन है SSG बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1989 में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा है लखपति दीदी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य SSG में महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 3 लाख रुपए कमाने के लिए सशक्त बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? ऑप्शन से केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के अनौपचारिक संघ हैं जिनका लक्ष्य है निर्धनता, अशिक्षा और कौशल की कमी जैसे सामान्य मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान करना। भारत में SSG मॉडल प्रोफेसर यूनिस के बैंक मॉडल से प्रेरित होकर ग्रामीण बैंक मॉडल से प्रेरित होकर 1984 में प्रस्तुत किया गया था। 1984 में डॉक्टर यूनुस के बैंक मॉडल से प्रेरित होकर किया गया था। इसलिए पहला जो कथन है हमारा गलत है। 1989 में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक नाबार्ड ने SSG BLP वर्ष 1992 तक एक एक्शन रिसर्च के एक पायलट प्रोजेक्ट में बदल दिया गया। इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। लखपति दीदी एक सरकारी पहल जिसका उद्देश्य SSG में महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 3 लाख रुपए कमाने में सशक्त बनाना है। बिल्कुल दोस्तों, ये 3 लाख नहीं बल्कि 1 लाख है। 1 लाख है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। तो हमारे जो ऑप्शन से केवल 2 कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सावित्री बाई फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उन्होंने 1852 में महिला सेवा सदन की शुरुआत की। कब की? 1852 में महिला सेवा सदन की शुरुआत की। दूसरा कथन है उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तीसरा है उन्होंने पीड़ित समुदाय के लिए गो गेट एजुकेशन कविता की रचना की। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1852 में महिला सेवा सदन की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी
उन्होंने ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया था, इसलिए हमारा जो कथन 2 है गलत है। उन्होंने पीड़ित समुदाय के लिए गो गेट एजुकेशन कविता की रचना की, बिल्कुल सही है। हमारा जो ऑप्शन से केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ड्रग ग्याल्पो के आदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ड्रग ग्याल्पो के आदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह डेनमार्क का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सबसे सम्मानित नागरिक सम्मान है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सेवा, अखंडता और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाते हुए समाज में असाधारण योगदान का प्रदर्शन किया है। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए जो हमारा पहला कथन है वह गलत है। यह डेनमार्क का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार न होकर भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले शासनाध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। हमारे जो ऑप्शन से केवल 1 कथन सही है। आपके लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न एक है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय है? ऑप्शन से के कथन 1 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 2 राष्ट्रीय महिला आयोग, सी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अगर आपने ASJS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।